Hello students, so today we are going to continue our chapter number 14 chemical effects of electric current. Okay, so last lecture के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिए थे। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स के बारे में समझेंगे। सो देयर आर द थ्री इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं बेटा, तीन इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा केमिकल इफेक्ट। ठीक है, मतलब आप किसी भी सर्किट से अगर आप करंट को पास करते हैं तो करंट हमें तीन तरीके के इफेक्ट्स दिखाता है। ठीक है, सो हम स्टार्टिंग के जो दो इफेक्ट्स हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, इन दोनों को हमने 7th क्लास के अंदर पढ़ा है। ठीक है, बट अभी हम शॉर्ट में जल्दी से उस टॉपिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। ओके, सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है बेटा कि ऐसे डिवाइसेस जिस डिवाइसेस में आप करंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चलते हैं, ठीक है, उन सभी डिवाइसेस में करंट फ्लो होता है और उन सभी डिवाइसेस में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं उसके बाद वो डिवाइसेस क्या हो जाते हैं बेटा, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइसेस गर्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे करंट क्या दे रहा है, हीटिंग इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, जैसे आप घर में अपने टेलीविजन चलाते हैं, ठीक है, टेलीविजन चलाते हो आप 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, अगर आप कंटिन्यू टेलीविजन चला रहे हैं उसके बाद आप टेलीविजन को अगर टच करोगे तो आपको वहाँ टेलीविजन है वो गर्म हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बल्ब की, ठीक है, आपके घरों में बल्ब जल रहा है और आप चाहें कि मैं स्विच ऑफ करके मैं बल्ब को डायरेक्ट छू लूँ तो आप नहीं छू पाओगे क्योंकि वो बल्ब भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टेलीविजन है, जो टीवी है, वो गर्म हो रहा है, बल्ब गर्म हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, तो वहाँ उन सभी डिवाइसेस में हीटिंग इफेक्ट ही शो हो रहा है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब भी आप करंट को वायर से फ्लो करवाएं, ठीक है, तो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे इसी हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बने हुए हैं। ठीक है, हमारे घर में जो बल्ब ग्लो करता है वो बल्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो बल्ब जो ग्लो कर रहा है वो भी हमारे हीटिंग इफेक्ट के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, किस तरीके से बल्ब ग्लो करता है बेटा, हम क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बल्ब के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत पतला सा एक वायर रहता है, ठीक है, जिस वायर को हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और वो फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है, वो फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या, जैसे आप करंट प्रोवाइड करेंगे वो जो वायर है वो वायर क्या होगा, उसका धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपने करंट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर क्या हुआ वायर का, बढ़ता गया। ठीक है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वो जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो हीटिंग इफेक्ट बेसिकली क्या हुआ, करंट प्रोवाइड किया आपने वायर के थ्रू, वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि हीटिंग इफेक्ट जो हीट है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, इस चीज को तो समझना बहुत जरूरी है ना कि हीटिंग इफेक्ट जो मटेरियल्स गर्म हो रहे हैं वो गर्म हो किस वजह से रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं एक बार। देखिए जो हीट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हम कोई भी एक मेटेलिक बॉडी लेते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी एक मेटेलिक बॉडी है, उस मेटेलिक बॉडी, वो जो मेटेलिक बॉडी है वो किन पार्टिकल से मिलकर बना है, वो एक टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि सपोज यहाँ पे मेरे पास एक मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, क्लियर, कंडक्टर बॉडी है, मेटल है तो कंडक्टर होगा। ठीक है, और ये जो हमारा मेटेलिक बॉडी है या ये कंडक्टर बॉडी जो है, ये कंडक्टर बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या हैं, एटम हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, क्लियर। अब इस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एटम के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटेलिक बॉडी के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे मूव कर, बेटा रैंडमली मूव कर रहे होते हैं वो, ठीक है, क्लियर। अब क्या किया मैंने, इस मेटेलिक बॉडी को, इस कंडक्टर बॉडी को मैंने कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया उसको सेल से, ठीक है, मैंने सेल से इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने सेल से कनेक्ट किया, ठीक है, या बैटरी से कनेक्ट किया, उस सेल एंड बैटरी ने क्या प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, करंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसने जनरेट कर दिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो किधर से, जो करंट है वो किधर से फ्लो करता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर से जाता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब तक हमने इस सेल से इस कंडक्टर बॉडी को कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तब तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से फ्रीली मूव कर रहे थे, ठीक है। पर जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद मेटेलिक बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उसको हमने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। पहले कैसे मूव कर रहे थे, रैंडमली, ठीक है, बहुत आराम से फ्रीली मूव कर रहे थे, पर आपने जैसे ही उसको सेल से कनेक्ट किया वो एक फिक्स डायरेक्शन से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा अपोजिट होता है, किसके, इलेक्ट्रिकल फील्ड के। मतलब ये है कि अगर हमारा जो करंट है वो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चल रहा है, ठीक है, मतलब इधर से मूव कर रहा है, ओके, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेगा। मतलब अगर हमारा करंट इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका डायरेक्शन मूवमेंट का इधर होगा, ठीक है, वो यहां से मूव करेगा, क्लियर। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना स्टार्ट करेगा, अब एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं, प्रोटॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा ना, तो बीच में प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, जो एनर्जी इसको मूव स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव किसने करवाया, सेल ने करवाया या बैटरी ने करवाया, ठीक है। मतलब बैटरी या सेल ने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, जिस एनर्जी से क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इसका मूवमेंट होगा तो ये जो हमारा प्रोटॉन है, मतलब जो पॉजिटिव आयंस है ना, जो प्रोटॉन होंगे, ठीक है, इसमें जो प्रोटॉन होंगे, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा, ठीक है। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देगा प्रोटॉन को, ठीक है, एनर्जी। अब जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर करेगा प्रोटॉन को भी मिल जाएगी एनर्जी, और वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन होगा, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन से टकराएगा, ठीक है, बेसिकली वहां पे कोलिजन होगा, वहां पे एक टक्कर होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है और हमारे एटम में प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा हीट ट्रांसफर, जैसे ही टकराएगा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, और उस एनर्जी के ट्रांसफर होने से क्या होगा, जो प्रोटॉन है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन के पास, वो किस फॉर्म में होगी, वो एनर्जी ट्रांसफर होगी हीट के फॉर्म में। मतलब दो चीजें जब टकराती हैं तो उस टक्कर से, उस कोलिजन से वो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर किया गया, किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर किया गया, हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ठीक है, क्लियर।
तो ये चीज समझ में आई, हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हीट वापस से देख लीजिए, हीट कैसे प्रोड्यूस हुआ। हमारी कोई भी कंडक्टर बॉडी थी, ठीक है, उस कंडक्टर बॉडी के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है, पहले। पर जैसे ही मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट करने पे वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और करंट का फ्लो किधर से किधर की ओर हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हुआ, ठीक है। और इसी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने लग जाएगा। पहले इधर उधर कहीं पे भी मूव कर रहे थे, अब वो सिर्फ एक डायरेक्शन से मूव करेंगे। और वो किस डायरेक्शन से मूव करेंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होगा। समझ में आ गई चीज। अब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन को बीच में बैरियर्स मिल जाएंगे। कौन, वहां पे प्रोटॉन भी तो है, तो वो प्रोटॉन क्या करेगा, उस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जाकर टकराएगा। अब जैसे ही वो टकराएगा, जो एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, किसको, प्रोटॉन को। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और वो जो प्रोटॉन है वो वाइब्रेशन वहां पे उनका चालू हो जाएगा, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। तो हीट बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस इसी तरीके से होता है, ठीक है, कोलिजन के थ्रू होता है। इन दोनों के बीच में एक कोलिजन होता है, एक टक्कर होती है, उस टक्कर से एनर्जी ट्रांसफर होता है। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिली, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली बैटरी से, सेल से। समझ में आ गई चीज। तो इस तरीके से हीट क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। क्लियर। तो हीटिंग इफेक्ट इसी तरीके से आता है। तो जब हम करंट देते हैं तो वायर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गई चीज। अब मैग्नेटिक इफेक्ट किसे कहते हैं बेटा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है कि जब आप करंट फ्लो करवाएंगे किसी वायर से, तो वायर जो है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं, आप एक मैग्नेटिक कंपास लें और उस मैग्नेटिक कंपास के चारों तरफ आप क्या कर दें, वायर्स को फोल्ड कर दें और देन उस वायर को आप किसी भी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा वायर से। और वो जो मैग्नेटिक कंपास है, आप कुछ देर बाद क्या देखेंगे कि जो मैग्नेटिक कंपास था, उस मैग्नेटिक कंपास के जो निडल होते हैं, उस निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब वो जो निडल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्लियर। तो वहां पे क्या हुआ, जो हमारा करंट था, उस करंट ने क्या दिया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोवाइड किया। और समझ में आ गई चीज। तो करंट जो है उससे हमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, करंट से हमें हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और करंट से हमें केमिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से हमें अगर केमिकल रिएक्शन देखने को मिल जाए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखने को मिल जाए। केमिकल रिएक्शंस तो हमें पता है किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब भी आप किसी भी दो सब्सटेंस को क्या करें, आपस में रिएक्ट करवाएं, तो हमेशा एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब न्यू सब्सटेंस मींस न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और इसी को क्या कहते हैं, हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। तो जब भी आप करंट प्रोवाइड कराएंगे तो करंट की हेल्प से आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, और यही केमिकल रिएक्शन हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे डिटेल में कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि किस तरीके से करंट की हेल्प से आपने क्या करवाया, केमिकल रिएक्शंस करवाए। क्लियर, समझ में। यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझाने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। उस एक्टिविटी में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो उस एक्टिविटी में सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, एक हमें बीकर चाहिए, ठीक है, एक हमें बीकर चाहिए, प्लास्टिक का बीकर चाहिए।
क्लियर? प्लास्टिक का इसलिए क्योंकि वो हमारा कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। और उस प्लास्टिक के बीकर के अंदर आप डिस्टिल वाटर को फिल करेंगे। क्या करेंगे? डिस्टिल वाटर को फिल करेंगे। ओके, पहले ही पढ़ रखा है कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको कंडक्टर बनाने के लिए बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है, अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट हम उस डिस्टिल वाटर में ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपको नमक नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा NaCl आप लेंगे और हम उस डिस्टिल वाटर में मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा लिक्विड है बीकर में, जिस बीकर के अंदर जो लिक्विड आपने फिल किया है वो लिक्विड हमारा किसका है? वाटर का। और उसके साथ साथ क्या है हमारा? अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है। बहुत थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में हमने सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करके हमने क्या किया? उस सॉल्यूशन को हमने कंडक्टर बना दिया, ठीक है। अगर डिस्टिल वाटर लेते तो वो कंडक्टर नहीं होता, ठीक है, इसलिए हमने सॉल्ट बनाया। सॉल्ट मिक्स करके क्या कर दिया? उसको कंडक्टर बना दिया। अब देखिए उसके बाद आपको क्या लेना है? उसके बाद आपको लेना है कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर लेना है और उस वायर को आपको कनेक्ट करना है बैटरी से, ठीक है। तो ये हमारा बैटरी है, ये हमारे कॉपर वायर है। और इस कॉपर वायर को आपने किससे कनेक्ट कर रखा है? आपने कनेक्ट कर रखा है कार्बन के रॉड से, ठीक है। कार्बन जो है ना वो दोनों तरीके के चार्जेस को शो करता है। वो पॉजिटिव चार्ज को भी शो करता है और नेगेटिव चार्ज को भी शो करता है, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कार्बन पॉजिटिव भी बिहेव करता है और कार्बन नेगेटिव भी बिहेव करता है। कैसे करता है ये हम 10th क्लास में, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा? यहाँ पर हमने एक कार्बन का रॉड लिया, ठीक है। तो कार्बन जो है वो, ये भी कार्बन का रॉड है और ये भी कार्बन का रॉड है, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रोड के जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड हमारा रेडी हो रहा है, ये हमारा नेगेटिव वाला है और ये हमारा पॉजिटिव वाला है। तो आपको पता है ना कि जो नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। और जो पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, ठीक है। ये चीज को हम जानते हैं कि एनोड मतलब हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। और जो हमारा कैथोड है वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रोड को आप पूरा डिप नहीं करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में कंप्लीट डिप नहीं करेंगे। ये जो हमारा ऊपर का जो मेटल का कैप है, इस मेटल के कैप को सॉल्यूशन से ऊपर रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन में ये डिप नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से। उसके बाद आपने इस कॉपर वायर को इससे कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब ये चीज समझ में आ गई। अब क्या हुआ? जैसे आपने बैटरी कनेक्ट की है तो करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे करंट फ्लो करवाएंगे, उस करंट के फ्लो से क्या होगा? ये जो हमारा वाटर है विथ पिंच ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है, जिस डिस्टिल वाटर के अंदर आपने नमक मिला रखा है, वहां पे हमारा जो वाटर है वो ब्रेक होना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी और यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन मतलब वो ब्रेक होंगे, वो टूटेंगे, ठीक है। और जब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O, ठीक है। वाटर जब ब्रेक होगा मतलब उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब जब वो आयंस में ब्रेक होंगे, ठीक है। और आयंस में किसके थ्रू ब्रेक हुए? तो वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हुए, ठीक है। जैसे ही हमने बैटरी से बैटरी को कनेक्ट किया, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ और इसी करंट के फ्लो से ही तो हमारा जो वाटर है वो डिकम्पोज हुआ। और जब वाटर डिकम्पोज होगा तो हमें दो गैसेस मिलते हैं, एक हमें मिलता है H2 गैस और दूसरा मिलता है O2 गैस, ठीक है। मतलब एक हमारे को हाइड्रोजन गैस मिलेगा और दूसरा हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को हम एक बार बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए H कितना है? H के हमारे पास 2 एटम है और ऑक्सीजन के कितने हैं? ओनली 1, ठीक है। पर ये हमारा क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है क्योंकि यही रिएक्ट कर रहे हैं, यही डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है। और ये डिकम्पोज होकर किस में बन रहे हैं? H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या है? प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है।
और एक रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, और इसी को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो H2 है, यहाँ पे H तो 2 है, पर इधर आप देख रहे हैं दूसरा हमारा O भी कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के भी हमारे पास ऑक्सीजन के भी हमारे पास 2 एटम है, पर इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है, ओनली 1 एटम है। ठीक है, तो हमें इसको भी इधर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन के इधर भी हमें 2 एटम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको 2 एटम बनाने के लिए हम इधर 2 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया। ठीक है, बट हाइड्रोजन दिख रहा है आपको कितने हो गए, अब हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए हैं 4। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गए, 2 2 जा 4, तो अब इधर हाइड्रोजन हो गया 4। ठीक है, क्लियर। तो अब इधर के साइड हमें बैलेंस करना होगा, और इधर हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा। ठीक है, 2 2 जा 4। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बैलेंस रिएक्शन। मतलब ओवरऑल जो हमारा वाटर है 2H2O जो है, वो जैसे ही हमने करंट प्रोवाइड किया वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, जब वाटर टूटा उसका डिकम्पोजिशन हुआ तो हमें 2 गैसेस मिले, एक हाइड्रोजन गैस मिला, दूसरा ऑक्सीजन गैस मिला। अब यहाँ देखिए बेटा, हाइड्रोजन गैस किधर कलेक्ट होगा, मतलब कौन से इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होगा, और ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट होगा, मतलब जो उनके बबल्स हैं वो कहां कहां जाएंगे उस गैसेस के। तो ये चीज देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों चीजें हमें मिली, H2 गैस और O2 गैस। अब इन दोनों में से देखिए, जो H है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस मतलब जो इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, ये बेटा क्या है, ये एनायन है या कैटायन है, ये किस तरीके का आयन है। तो हमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर मेरा इलेक्ट्रोड एनोड मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो एनोड की स्टार्टिंग ए से होती है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। मतलब ये है कि यहाँ जो पॉजिटिव होगा वो एनायन नहीं हो सकता, क्योंकि एनायन भी ए से स्टार्ट होता है, इसका मतलब पॉजिटिव क्या होगा, कैटायन। ठीक है, कैटायन। क्लियर। ऑक्सीजन क्या है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड। ठीक है, तो कैथोड का जस्ट अपोजिट सी से तो होगा नहीं, क्योंकि सी से कैटायन आ गया, तो दैट मीन्स आप नेगेटिव चार्ज किससे होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं अपन, एनायन। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है। अब आप खुद सोचिए कि जो हमारे गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, H2 गैस और O2 गैस, इन H2 और O2 गैस में कौन किधर जाएगा, कौन सा गैस किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव है H2 गैस। ठीक है, H2 गैस, तो ये किधर की ओर मूव करेगा, ये मूव करेगा हमारे कैथोड की तरफ। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है जो कि हमारा नेगेटिव है, ये किधर मूव करेगा, ये हमारा मूव करेगा एनोड की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे ना वो, मतलब ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब ये जो कैटायन है वो हमारे कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा एनायन है वो हमारे एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो कैथोड है, इस कैथोड के ऊपर जो बबल्स बने हुए हैं, ये बबल्स किसके बने हुए हैं, ये हाइड्रोजन के बबल्स बने हुए हैं। ठीक है, और वही अगर हम बात करते हैं इस एनोड की, तो एनोड के ऊपर यहाँ पे बबल्स किसके बने हुए हैं, ऑक्सीजन के बबल्स बने हुए हैं। क्लियर। अब ये चीज समझ में आ गया कि हमारे बबल्स किधर की ओर कलेक्ट होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बबल्स कहाँ कलेक्ट होंगे, कैथोड की तरफ, और ऑक्सीजन के बबल्स किधर कलेक्ट होंगे, एनोड की तरफ। ठीक है, अब देख लीजिए जो अमाउंट होगा ना बेटा, अमाउंट होगा जो बबल्स का, ठीक है, मतलब जो हमारे गैसेस होंगे, वो गैसेस की जो हमारी अमाउंट होगी वो किसकी ज्यादा और किसकी कम होगी। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो हाइड्रोजन का जो है, ठीक है, जो हाइड्रोजन का अमाउंट होगा, हाइड्रोजन गैस का, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के।
क्लियर। ऑक्सीजन के कंपेयर में जो हमारा गैस कलेक्ट हुआ है इस कैथोड पे वो ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम ऐसे भी जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। मतलब ये जो वाटर है, मतलब इसका अगर मैं रेशियो जानूं, इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो आपसे पूछूं तो बेटा रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो दिख रहा है हमें, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोजन है वो 2 गुना है और ऑक्सीजन 1 गुना है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल होगा। सिंपल सी चीज है, क्योंकि वाटर के अंदर भी उसका जो रेशियो है वो डबल ही है, ठीक है। क्लियर। अब आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो गैसेस यहाँ पे जो गैसेस निकल रहे हैं क्या वो हाइड्रोजन गैस है, या जो गैसेस इधर निकल रहे हैं या क्या वो ऑक्सीजन है। इसको, इन दोनों गैसेस को कंफर्म करने का भी हमारे पास मेथड है। क्या मेथड है बेटा? कि अगर आप क्या करते, अगर आप यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगा देते एक, ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड रखते आप, ठीक है, तो क्या करते आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर गैसेस कलेक्ट हो जाते, ठीक है, किसके? हाइड्रोजन के। अब आप उस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालते और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप क्या करते? मैचस्टिक, ठीक है, जो मैचस्टिक है टेस्ट ट्यूब के जो माउथ है, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास आप मैचस्टिक को ले जाते, ठीक है, जलती हुई मैचस्टिक को ले जाते, तो आपको क्या देखने को मिलता कि टेस्ट ट्यूब से आपको पॉप साउंड सुनाई देता। कैसे? टेस्ट ट्यूब के अंदर से हमें पॉप साउंड, ठीक है, पॉप साउंड सुनाई देता और ये जो पॉप साउंड है वो कंफर्म कर देता कि जो टेस्ट ट्यूब से गैस रिलीज हो रहा है वो गैस हमारा हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। क्लियर। तो अगर पॉप साउंड आए टेस्ट ट्यूब से तो आप कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है मेरे टेस्ट ट्यूब से? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। क्लियर। समझ में आ गई चीज। उसके बाद अगर आपको ऑक्सीजन को चेक करना है कि ऑक्सीजन गैस टेस्ट ट्यूब से रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इस वाले इधर जो हमारे बबल्स कलेक्ट हुए हैं वो ऑक्सीजन के कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ भी टेस्ट ट्यूब लगाते और टेस्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड लगाते तो अगेन आप उस टेस्ट ट्यूब को उठाते और टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप अगेन फ्लेम ले जाते, ठीक है, तो वो फ्लेम क्या हो जाता ना? बढ़ जाता, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? फायर को इंक्रीज करने का काम करता है ना, ठीक है, तो जो फ्लेम है वो और ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है। तो ये कंफर्म कर देता है कि ये ऑक्सीजन गैस यहां से रिलीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर। इधर हमारा ऑक्सीजन गैस है। कैसे पता चलेगा? फ्लेम बढ़ने से, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलेगा? जब आपके टेस्ट ट्यूब से पॉप साउंड रिलीज हो, ठीक है, पॉपिंग साउंड सुनाई देंगे। क्लियर। समझ में आ गई चीज। व्हेन यू पास अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन, ठीक है, देयर इज एन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सॉलिड NaCl, ठीक है, हमने इसके अंदर क्या मिक्स किया था? हमने इसके अंदर मिक्स किया था NaCl, ठीक है, नमक मिक्स किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सॉलिड NaCl आयंस को रिलीज करेगा, क्या सॉलिड NaCl आयंस को रिलीज करेगा, तो बेटा सॉलिड NaCl है ना वो आयंस को रिलीज नहीं करता है। होते ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बट सॉलिड फॉर्म में अगर NaCl है, ठीक है, तो वो आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। क्यों नहीं ब्रेक होते हैं? क्योंकि देखिए Na+ होता है और Cl- होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो वो अलग नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब, ठीक है। पर जैसे ही इसको क्या किया, जैसे ही इसको मैं क्या कर देती हूँ? पानी में मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि हमें NaCl को कंडक्टर बनाने के लिए हम उसको वाटर में ही डिसॉल्व क्यों करते हैं, ठीक है, वाटर की क्या जरूरत पड़ती है? तो बेटा वाटर की इसलिए हम वाटर में इसलिए उसको डिसॉल्व करते हैं क्योंकि जो वाटर है ना वो हेल्प करता है आयंस को बनाने में, ठीक है। मतलब अगर मैं NaCl के अंदर NaCl में अगर मैं वाटर मिक्स कर दूंगी तो ये जो NaCl है वो आयंस के फॉर्म में बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाएगा,
ठीक है। बट यही अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में हो तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। रीजन क्या है? आयंस में ब्रेक इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। पर जैसे आपने पानी मिक्स कर दिया ना, वाटर मिक्स कर दिया, तो वाटर हेल्प करेगा इस NaCl को क्या करने में, आयंस बनने में, सेपरेट होने में, ठीक है। कैसे करेगा? देखिए ये जो H2O है वो जब आयनिक फॉर्म में टूटता है, ठीक है। जब मैं वाटर का आयनिक फॉर्म आपसे पूछूं तो पानी जब आयंस के फॉर्म में ब्रेक होता है तो क्या बनाता है? तो वो हमेशा H प्लस आयन और OH माइनस आयन बनाता है, ठीक है। वाटर जब भी आयोनाइज्ड होगा, मतलब जब पानी ब्रेक होगा आयंस के फॉर्म में, तो हमेशा H प्लस बनाएगा और OH माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। अब ये जो H प्लस है और OH माइनस आयन है, ये हेल्प करेगा Na प्लस आयंस को और Cl माइनस आयन को ब्रेक करने में, ठीक है। मतलब जो OH माइनस आयन है ना, तो ये माइनस आयन किसको अट्रैक्ट करेगा? ये Na को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि Na प्लस होता है, और ये जो H प्लस आयन है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे NaCl, ठीक है। NaCl सेपरेट हो जाएंगे Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। तो पानी में इसलिए डिसॉल्व किया जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई चीज कि हम वाटर के अंदर क्यों NaCl को मिक्स करते हैं, और फिर वो कंडक्टर, क्योंकि वो आयंस में तोड़ने में हमारी हेल्प करता है। कौन? वाटर, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारी जो एक्टिविटी है आपके बुक के अंदर, ये एक्टिविटी हमें केमिकल इफेक्ट को ही बता रही है कि केमिकल इफेक्ट्स कैसे। तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि किस तरीके से वाटर है वो करंट, जैसे हमने वाटर में NaCl मिक्स कर रखा था, ठीक है, उसको करंट प्रोवाइड किया। करंट प्रोवाइड करने से क्या हुआ? जो H2O है वो दो गैसेस में डिकम्पोज हो गया, ठीक है। एक हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और एक हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। क्लियर? अब देखिए अगर आप ज्यादा नमक मिक्स कर देंगे ना, तो ज्यादा नमक मिक्स करने से आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा, वहां पे क्लोरीन गैस रिलीज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको बहुत थोड़ा सा ही आपको नमक लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ओके, रिएक्शन समझ में आ गई। हाइड्रोजन गैस को आप कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, गैस को कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये मेथड भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आई होप आपको ये जो एक्टिविटी आपके बुक में दे रखी है उस एक्टिविटी को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ओके।